नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। मैं विक्रम सिंह। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। इनके दो बेटे छोटी उम्र में ही इन्हें छोड़कर चल दिए थे। उसके बाद पति ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी इस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकी और हमेशा आगे बढ़ती रही। उनके बारे में कहा जाता है कि तंगी के हालत में भी लोगों को लगातार शिक्षित करती रही, वो भी बिना किसी वेतन के। वह 2000 से 2004 तक विधायक रही और 2015 से 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। अब वह भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। डाकपतर डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी चौहान और विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व सूचना अधिकारी भारत चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, आदिवासी समाज से पहली बार कोई इस पद पर बैठने जा रहा है, क्या कहना है मैम आपका इस विषय में? क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं इसको आदिवासी महिला कहकर नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक मैं महिला होने के नाते बोलूँगी, क्योंकि हम ये ना देख करके कि आदिवासी महिला है और उस तबके से आती हैं जो अन्य समाज से थोड़ी पिछड़ा हुआ है, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनके पति की डेथ हो गई थी या दो बेटों की डेथ हो गई थी, बल्कि मैं उनके संघर्ष पर जाना चाहूँगी। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते मुझे गर्व होता है। हम ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वो महिला एक आम महिला थी और अपनी एजुकेशन को उन्होंने पूरी किया। पहले उनकी एजुकेशन इतनी नहीं थी मुझे लग रहा है, और अपनी एजुकेशन को पूरी किया। उसके बाद उन्होंने मुझे लग रहा है कि एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया, एक शिक्षिका के रूप में वे स्थापित हुई, एक सरकारी जॉब भी उन्होंने करी। उसके बाद एक विधायक के रूप में अपनी उन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया, एक मंत्री पद पर रही, राज्यपाल रही, और उसके बाद संघर्षों का एक लंबा दौर चला और एक मैं समझती हूँ कि प्रशासनिक अनुभव और एक लंबा अनुभव उनके पास है, और तब जा कर के उनको राष्ट्रपति पद की का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो एक महिला होने के नाते और एक शिक्षिका होने के नाते मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल। मैंने आदिवासी इसलिए कहा कि कभी इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा इस तबके ने कि हम भी या हमारे तबके से भी कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। बिल्कुल। चौहान साहब, आज तक जो हमने देखा है कि इस पद पर कोई वही बनता था, वही बैठाया जाता था जो परिवार का वफादार होता था। हमने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की टिप्पणी भी सुनी है कि अगर मैं इस पद पर बैठा हूँ तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। वो अगर कहेगी तो मैं जूते पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ। आज अगर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सिर्फ कहते ही नहीं है, वो दिख भी रहा है। आज हर तबके को, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, उनको लग रहा है कि सत्ता में हमारी भागीदारी है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे डिस्कशन किया है। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर व्यक्ति को एक ये मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे भी मौका मिलेगा उस सर्वोच्च सीट पर पहुंचने का। एक ज़माना तब था जब चंद चाटुकार लोग इन महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते थे, और एक ज़माना जो कि मुझे सौभाग्य मिला 10 साल विधानसभा की कार्रवाई देखने का, मुझे मौका मिला है पत्रकारों के बीच में रहने का। जब भी किसी बड़े पद की घोषणा करने का विषय हो या कोई बड़े पद पर किसी व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया चल रही हो, तो एक ज़माना पहले था कि पत्रकार आभास लगा लेते थे कि भाई वो किसी गांधी परिवार का नज़दीका व्यक्ति है तो उस पद पर उसी का होना है। परंतु आज पत्रकारों में भी हिचकिचाहट है कि यदि हमने किसी का नाम चला भी दिया, जैसे राज्यसभा में जाने की बात उत्तराखंड से आ रही थी, तो 5-7 नाम उसमें तैर रहे थे,
परंतु जिस श्रीमती सैनी का नाम फाइनल किया गया उसका नाम किसी को पता ही नहीं था। ठीक अभी भी राष्ट्रपति की दौड़ के लिए जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि ये व्यक्ति जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ऐसे में वो आदिवासी क्षेत्र की वो महिला जिन्होंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है और उसका इस बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर, भारत के सर्वोच्च इस पद पर स्थापित करना, जहाँ एक आदिवासी जनजाति समाज का इससे मान बढ़ेगा, वही महिलाओं के लिए भी एक बड़ा विषय है कि उनके आधी आबादी की मैं बात करूँगा दुनिया की या भारत के, एक प्रतिनिधित्व को इस राष्ट्रपति पद पर इस आदिवासी क्षेत्र की महिला करेगी तो निश्चित रूप से ये उस जाति का भी मान बढ़ना है और महिला समाज का भी मान बढ़ना है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी सरकार को, जिनकी एक चयन प्रक्रिया ऐसी है कि हर व्यक्ति को सहभागिता मिल सके, हर व्यक्ति, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब इस प्रकार के निर्णय सरकार द्वारा होते हैं। जी बिल्कुल मैम, देखा गया है कि पिछले 8 साल से जब से मोदी की सरकार बनी है तब से महिलाओं का जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है, चाहे वो सरकारी उसमें हो, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर में हो। जैसा अभी चौहान जी ने कहा कि यहाँ से जब राज्यसभा की बात आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई सैनी नाम की महिला उस पद पर चयन कर लिया जाएगा। तो और अभी देखा होगा कि वायुसेना में भी वायुसेना का एक वो गया जत्था गया तो उसके नेतृत्व भी काफ़ी महिलाएं करती रहती है। तो आप क्या मानते हो कि वाकई में जो ये सदी है ये महिलाओं की सदी है, 21वीं सदी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये 21वीं सदी महिलाओं की सदी मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी कर रही हैं और ख़ासकर राजनीति में भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी 2 राज्यपाल हमारे उत्तराखंड ने हमें दिए हैं और महिलाएं, और ख़ासकर इस समय मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि एक सर्वोच्च पद पर महिला को आसीन करना और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदिवासी महिला को आसीन करना, क्योंकि महिलाएं जो है वो बहुत भावुक होती हैं और जल, जंगल और ज़मीन के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। तो मुझे लगता है कि उस पद पर एक महिला को बिठाना एक बहुत ही अच्छा और एक सराहनीय कदम है और उस आधी आबादी को जो ये मोदी गवर्नमेंट है वो प्रतिनिधित्व दे रही है। तो मुझे लगता है कि इससे आधी जो आबादी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बराबरी का दर्जे में वो अपने आप को महसूस कर रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बराबरी के दर्जे में महसूस कर रही हैं। सर, अभी देखा है कि जो उत्तराखंड की विधानसभा है उसकी अध्यक्ष भी महिला चुनी गई है। यूपीएससी में 3 टॉपर लड़कियां भी महिला ही है। तो क्या बात है कि पुरुष लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और महिला ज़्यादा कैलिबर के साथ आगे बढ़ रही है? मैं तो ये कहूँगा कि विषय महिला और पुरुष का नहीं है, विषय तो इस बात का है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो समाज के प्रति अपनी सहभागिता निभाएगा, प्रतिबद्धता निभाएगा, निश्चित रूप से आगे आएंगे। आज के तारीख ज़माना तब था कि महिलाएं 4 दीवारी से घर से बाहर नहीं आ पाती थी। आज का ज़माना ये है कि हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी आगे निकले, हर पति चाहता है कि उनकी पत्नी और आगे निकले। तो कुल मिलाकर के चाहे वो पढ़ाई का विषय हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का विषय हो, चूँकि अगर मैं श्रीमती रितु खंडूरी की बात करूं जो विधानसभा की वर्तमान में अध्यक्ष है, उन्होंने, मैं तो चूँकि विधानसभा अध्यक्ष के साथ रहा हूं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सटीक निर्णय भी दिया। उन्होंने तो इस बात को कहा है कि मैं स्वयं एक प्रोफेसर रही हूं और मुझे पढ़ाना आता है और विधानसभा के अंदर सदन की कार्रवाई कैसे संचालित करना है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको भली प्रकार चलाना आता है। और महिलाएं आज जैसे मैंने देखा है, चाहे वो विधानसभा की बात करें या विधानसभा की बात करूँ, तो बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ उत्तराखंड सरकार की श्रीमती रेखा आर्य जो कैबिनेट मंत्री है, उनके निर्णय आप देखेंगे। या अभी तो यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर महिलाओं को, जो महिला पत्रकार है, महिला विधायक है, महिला मंत्री है और महिलाओं से जुड़ी हुई जो भी कुछ ऐसी महिलाएं आएगी, उनके लिए अलग से उन्होंने एक कमरा भी वहाँ स्थापित किया है ताकि वहाँ पर तैयार होकर के सदन के अंदर जा सकें, तैयार होकर के प्रेस वार्ता में जा सकें। पहले दिक्कतें होती थी। तो महिलाएं निरंतर शिक्षा का क्षेत्र, आपके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम आधे दुनिया के आधे अधिकार की बात करें तो महिलाओं के बगैर समाज अधूरा है। और अगर महिलाएं आगे बढ़ती है, और सरकार ने तो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें महिलाएं भी आती है, इसमें आदिवासी प्रयास, इसमें महिलाएं भी आती है और आदिवासी क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आती है। जब इन सब जातियों का, वर्गों का समावेश होगा तभी ये देश
अच्छा बनेगा तभी ये देश की खूबसूरती है, तभी भारतीय संविधान की खूबसूरती है। निश्चित रूप से सरकार के निर्णय पर भी बहुत बातें निर्भर करती है। जब अवसर पैदा होते हैं, अवसर मिलते हैं, आरक्षण में महिलाओं को लाभ मिलता है और उस आरक्षण पर वो सहभागिता निभाती है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ती है और लोकसभाओं के अंदर भी सहभागिता बढ़ती है। और महत्वपूर्ण पदों पर जब सरकार ऐसे प्रशिक्षित महिलाओं को, जागरूक महिलाओं को बिठाएंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं के साथ इस देश का भी उत्थान होगा, जातियों का भी उत्थान होगा, हम सब लोगों का भी उत्थान होगा। मैम एक बात बताइए कि पहले की सरकारें आखिर महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे पाई जो आज वर्तमान सरकार दे रही है। आज महिलाओं को लगता है कि नहीं, अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे कार्यों को सराहा जाएगा, कहीं ना कहीं मेरे कार्य ऊपर आएंगे, जबकि पहले की सरकारों में लगातार ऐसी कुछ दिखाई नहीं देता था। आप बताइए कि पहली सरकार और अब की सरकार में कुछ अंतर है ऐसा? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं होते रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ होती है, मंशा अच्छी होनी चाहिए। तो पहले भी नियम कायदे कानून बहुत थे, परंतु उन नियम कायदे कानून को वास्तविकता में तब्दील करना मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस जो सरकार ने इस चुनौती को मुझे लगता है कि बखूबी निभाया है और अपनी मंशा को बता दिया है कि हम सबका साथ सबका विकास, क्योंकि वो पुरुष हो या महिला हो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। आप देखेंगे जब मैं अभी पद्मश्री की आप लिस्ट उठा करके देखेंगे तो पहले महिलाएं बहुत कम हुआ करती थी। इस बार महिलाएं, वो अंतिम पंक्ति की महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तो मुझे तो बेहद खुशी हो रही है कि ये गवर्नमेंट कम से कम महिलाओं के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत अच्छे प्रयास कर रही है महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने के लिए। चौहान जी, एक बात बताइए, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि जब पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसमें महिलाओं को भागीदारी बिल्कुल कम होती थी। और हमने कई बार देखा है, पहले जब पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते थे तो घर में बैठ के चाटुकार टाइप लोगों को दिए जाते थे। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन में ऐसी महिलाएं जो बिल्कुल नंगे पैर वो राष्ट्रपति उसको पद्मश्री को लेने आती है। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का विज़न है? क्या अब महिलाओं को लगता है कि हाँ, कोई ऐसा है जो हमारे कार्यों को देख रहा है, हमारे कार्यों को सराह रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक ग्रंथ लिखा है जिसको एकात्म मानववाद कहा है। और एकात्म मानववाद का अगर हम संक्षेप रूप में कहूँ तो उन्होंने उसमें एक शब्द लिखा, अंत्योदय, यानी जो सबसे पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है उसका उदय कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है जो आपने सम्मान की बात कही, जो आपने महिलाओं के प्रतिभा की बात कही, महिलाओं की सहभागिता की बात कही, निश्चित रूप से ये अंत्योदय का प्रकटीकरण है। जो पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़ा है उसको भी मौका दिया जा रहा है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री के पद की बात हो, चाहे वो पुरस्कार देने की बात हो, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी धर्मपत्नी ने भी इस बार तिरुरोतली पुरस्कार के लिए अप्लाई किया और उनको पुरस्कार मिला, जबकि जौनसार बावर की शायद पहली महिला होगी। हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहाँ पर पहले सिस्टम कुछ और थे, अब वो विधिवत उसका एक अध्ययन होता है, एक शोध होता है और उसके आधार पर जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जो व्यक्ति उसमें योग्यता साबित करता है, उसको पुरस्कार मिला है। तो मैंने इसी बात से कहा है कि अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति का जब विकास होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं देश के उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास शुरू हो चुके हैं। और उसमें ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होना और कहीं ना कहीं महिला उत्थान। और हमारे तो भारतीय संस्कृति में तो कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो यदि इस प्रकार की भावनाएं परिलक्षित होती है, सरकार के माध्यम से निर्णय आम जनमानस के सामने आ रहा है और इस निर्णय से महिलाएं आगे बढ़ रही है, समाज का हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जिसको हमने कहा है कि भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, तो शायद ये कड़ियाँ जुड़ती जाएगी। और अगर देश बदल रहा है तो उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती है, जब सबका उसमें सहभाग होता है, प्रतिभाग होता है, सबको अपने बात कहने का मौका मिलता है, वो उन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं जहाँ से निर्णय होते हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छे सराहनीय निर्णय है। जी बिल्कुल मैम, एक बात आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये महिलाएं ही है। एक महिला तबका ऐसा वोटर है उनका कि जो चुपचाप जाके
उन्हें वोट दे के आता है, वो चाहे उनका अपना लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, बहुत बड़ी तादाद में अगर कहीं भाजपा की सरकार बन रही है तो इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। आप मानते हो इस बात को? जी बिल्कुल, और मोदी सरकार ने इस बात को बखूबी समझा है। आपने देखा होगा, वो चाहे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, वो चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, वो चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना रही हो, तो इन सभी योजनाओं को मोदी सरकार ने बखूबी इसको लागू किया है और ये सफल भी रही हैं। और यही कारण है कि महिलाएं अपने आप को आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं और अपने आप को उन्हें ये महसूस हो रहा है कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि इस सरकार ने ये भरोसा महिलाओं को दिलाया है कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। चौहान जी, महिलाओं की जब बात हो रही है तो बात जौनसार बावर से भी होनी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि जौनसार बावर से ही जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है वो हमारे बीच से है, वो भी एक महिलाएं हैं। और ये भी है कि जौनसार बावर खुद भी आदिवासी क्षेत्र है, तो हमारे लिए तो ये गर्व का विषय है कि इस क्षेत्र से कोई, इस समाज से कोई जो है इस भारत देश का प्रथम नागरिक बनने जा रहा है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, क्षेत्र को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज़ को। क्या जो हमारी लड़कियां हैं, आने वाली पीढ़ी है, अब वो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, जब द्रौपदी मुर्मू तक इस पद पर जा सकती है तो हम क्यों नहीं। बहुत अच्छा आपने कहा है कि खुशी निश्चित रूप से, मैं जौनसार बावर से हूँ और जो जनजाति क्षेत्र घोषित है और उस जनजाति की देश की किसी भी क्षेत्र में वो जाति रहती होगी, अगर उसका कोई व्यक्ति, कोई महिला आगे आती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति उससे अपने को जोड़ता है कि भाई हमारे समाज की है, हमारे जाति से है, तो निश्चित रूप से खुशी हो रही है। और दूसरा ये कि एक महिला है, तो इस बात से, चूँकि डॉक्टर राजकुमारी जी बैठी है तो इस बात पे भी खुशी है। तो निश्चित रूप से जौनसार बावर की अगर आप बात करेंगे तो तो प्रारंभ से ही महिलाओं के लिए एक स्वतंत्रता रही है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मान रहा है। और ऐसे समय में जब राष्ट्रपति पद पर जनजाति की महिला पहुंच रही है तो निश्चित रूप से जौनसार बावर में भी खुशी है और आम जनमानस में इस बात की खुशी है। एक महिला जब इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंच रही है, जिन महिलाओं को किसी समय 4 दीवारी में बांध के रखा था, वो महिलाएं आज देश के और विदेशों तक के निर्णय लेने में सक्षम है और उस पद पर उनको बिठाया जा रहा है। ये बहुत बेहद खुशी है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। मैम, भारत में तो अब महिला सशक्तिकरण चल रहा है। आपने देखा होगा हमारे जौनसार में तो पहले से ही महिला सशक्तिकरण है। हर निर्णय में महिला की भागीदारी ज़रूरी है। आप कुछ भी देख लो, कितना ही बड़ा मुद्दा हो, कुछ भी वो हो जाए, कितना ही बड़ा कांड क्यों ना हो जाए, अगर महिला उसमें प्रतिभा करेगी तो सारे पाप, सारी माफ़ी, सब कुछ वो हो जाएगा। तो ये भी तो हमारे समाज की कहीं ना कहीं विशेषता है। बिल्कुल, जौनसार की बहुत अच्छी ये विशेषता ही कहूँगी मैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा एक सम्मान इस समाज में मुझे देखने को मिला है, क्योंकि मैं स्वयं उस कल्चर में कभी पली बड़ी नहीं हूँ। तो परंतु उसके बावजूद भी जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि अन्य समाजों की अपेक्षा यहाँ महिलाओं को अधिक आज़ादी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो जौनसार एक बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पर हम इसको दे सकते हैं। और मुझे खुशी है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाना और खासकर नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को सहभागिता बनाना, ये मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और सभी महिलाएं इससे बहुत अधिक खुश हैं। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की राह में ये एक बहुत मजबूत और अच्छा कदम होगा। जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए पुलिस ऑनलाइन।